फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इट कम्स फॉर 10 to 14 मार्क्स इन एग्ज़ाम। ठीक है, इसको एक्सरसाइज कौन करता है? तो इसको आरबीआई एक्सरसाइज करवाता है। मतलब फेमा को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फेमा कहाँ एप्लीकेबल है, तो पैन इंडिया पे एप्लीकेबल है। साथ में कोई भी ब्रांचेस एजेंसीज जो कि आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल की जाती है या ओन की जाती है बाय इंडियन रेसिडेंट, ठीक है, तो उसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अगर आप इंडिया में हो एंड आप कोई भी फॉरेन कंट्री में कोई भी ब्रांच या एजेंसी को ओन कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो तो उसके ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग इसमें देख लेंगे। सबसे पहला आता है ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब फेमा ने ये डिफाइन कर रखा है कि इन 3 लोगों से ही आप फेमा के ट्रांजैक्शंस करवा सकते हो। वी एज ए नॉर्मल रेसिडेंट कैन नॉट डू दिस ट्रांजैक्शंस। अगर हमको कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन करना है अंडर फेमा एक्ट तो हमको वो करवाना पड़ेगा थ्रू ऑथराइज्ड डीलर और थ्रू मनी चेंजर और थ्रू अ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सो दीज गाइज विल डू योर फेमा का ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कौन कर सकता है? ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इट ऑल्टर्स, मतलब क्या होता है? ऑल्टर इन एसेट एंड लायबिलिटी प्लस कंटिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ इंडियन रेसिडेंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में अगर आप कोई भी एसेट्स है, कोई भी लायबिलिटीज़ है इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आउटसाइड इंडिया ऑफ इंडियन रेसिडेंट, तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। या फिर अगर आप कोई भी ऑल्टर कर रहे हो एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया अगर रिसाइड कर रहे हो उसके साथ अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं आएगा। बट अगर पर्सन हु इज़ आउटसाइड इंडिया इज डूइंग ट्रांजैक्शन विद एन इंडियन रेसिडेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कंटिजेंट लायबिलिटी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फॉरेन सिक्योरिटी की, तो फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है? मतलब कोई भी शेयर्स सिक्योरिटीज़ आपने परचेज की, ठीक है, जो कि कहाँ थी? आउटसाइड इंडिया, अगर उसके ऊपर कोई भी रिटर्न आपको आईएनआर में मिलेगा, अच्छा सॉरी, आपने कोई भी सिक्योरिटी या शेयर परचेज की उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वो आईएनआर में मिलेगा तो उसको हम लोग फॉरेन सिक्योरिटी बोल देंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, उस पर जो रिटर्न आईएनआर में मिलेगा, आईएनआर में मतलब इंडियन रुपीज़ में मिलेगा, तो आपने कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी अगर एक्वायर करी है तो उसका जो रिटर्न आएगा आप उसको इंडियन करेंसी में ही अपने अकाउंट में ट्रांजैक्ट करवाओगे, तो वो जो रिटर्न मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया PRII फॉर इंडिविजुअल। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो हम उसको PRI कब बोलेंगे? अगर वो रेसिडेंट है इन इंडिया, मतलब अगर वो इंडिया में रह रहा है फॉर ग्रेटर दैन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 डेज से ज़्यादा रहेगा, अब यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है तो यू नीड टू रिमेंबर कि ज़्यादा रहना चाहिए, तो 182 डेज से ज़्यादा रहेगा तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर इंडिया से बाहर गया है हम लोग उसको PROI बोल देंगे। अगर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सी, अगर इंडिया से बाहर गया मतलब कोई भी पर्सन रेसिडेंट, अभी जैसे वी आर अ कॉमन पर्सन इन इंडिया, हम लोग अगर बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री में, हम लोग की जॉब लग गई या हम लोगों ने कोई बिजनेस शुरू कर दिया या फिर हम किसी अनसर्टेन पीरियड के लिए गए, तो जब गए तुरंत वी विल कंसिडर PROI थ्रू अबव कंडीशन फुलफिल्ड। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं भी होती कि आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे भी थे लेकिन आप किस पर्पज़ से गए थे इंडिया से बाहर? एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए या फिर वोकेशन, यानी कि हम लोग अगर बाहर इंडिया के चले गए
ओकेजन मतलब यानी कि आपको बाहर आप मतलब यू फाइंड योर सूटेबल जॉब, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको काम अच्छा लगता है वो मिल गया। सो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, द सेकेंड यू मूव आउट ऑफ द कंट्री, दैट सेकेंड यू विल बी अ PROI। वही अगर आप इंडिया आ रहे हो, सो इन दैट काइंड जब भी आप इंडिया आओगे उस दिन से आप PRI कहलाओगे, दो आपने 182 डेज वाली क्राइटेरिया को मीट नहीं किया हो तब भी। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी की, अगर वो ओन या कंट्रोल की जाती है बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो वो PROI हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इंडिया में बैठे बैठे कोई भी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी को आउटसाइड इंडिया कंट्रोल कर रही हूँ, तो क्योंकि वो एक इंडियन पर्सन, इंडियन रेसिडेंट उसको होल्ड कर रहा है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगी, PRI बन जाएगी। क्लियर। नाउ पर्सन और स्टूडेंट हु इज गोइंग फॉर अ हायर स्टडीज आउटसाइड इंडिया, उसको भी हम लोग PROI कंसिडर करेंगे एज पर RBI। ये किसने बोला है, RBI ने। RBI ही तो गवर्न करता है ना फेमा को, तो RBI जो बोलेगा वही सही होगा। तो RBI ने बोला कि अगर आप एजुकेशन पर्पज के लिए एज अ स्टूडेंट आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, इन दैट केस द सेकेंड यू मूव आउट ऑफ द कंट्री यू विल बी नोन टू बी अ PROI। ठीक है। नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी कि इसमें 3 स्केड्यूल्स आते हैं बेसिकली। सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में वी हैव प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट इज वी नीड टू हैव अ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी नीड टू हैव अ प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, अंडर फेमा। या फिर आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो यू नीड द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर शेड्यूल 2। या फिर अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, सो यू नीड टू हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI अंडर शेड्यूल 3। सो विल बी गोइंग थ्रू विद दिस। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू मेमोराइज इट। ठीक है। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, देखो, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि प्रोहिबिटेड है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे कि लॉटरी विनिंग्स, रेसिंग राइडिंग, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल्स, स्वीप स्टेक्स, पे फॉर कमीशन टुवर्ड्स इक्विटी, इन्वेस्ट, एक्सपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हो। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, अब इसमें रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पे ऑफ कमीशन टुवर्ड्स इक्विटी, इन्वेस्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, या फिर पे ऑफ कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट स्टेट क्रेडिट रूट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यू नीड टू रिमेंबर। लेकिन देखो, अगर आप एक्सपोर्ट स्टेट क्रेडिट रूट भी कर रहे हो ना, अप टू 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको, मतलब 10% तक अगर आप टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कमीशन मिल रहा है, तो 10% तक इट इज़ फाइन, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो। पे ऑफ कॉल बैक सर्विसेज, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट, विजिट टू नेपाल, भूटान और एनी ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन ऑफ नेपाल और भूटान। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि लॉटरी विनिंग्स, रेसिंग राइडिंग, पे ऑफ कमीशन टुवर्ड्स इक्विटी, इन्वेस्ट, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, पे ऑफ कमीशन, कितना स्टेट क्रेडिट रूट वाले में 10% तक का इन केस ऑफ टी एंड टोबैको एक्सपोर्ट पे कमीशन अलाउड है। उससे ज़्यादा अगर करना है, सो यू नीड टू हैव द परमिशन ऑफ इससे ज़्यादा करना है तो ये तो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ठीक है। कॉल बैक सर्विसेज, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये भी नहीं कर सकते हो। विजिट टू नेपाल और भूटान और एनी ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन ऑफ अ नेपाल और भूटान इज़ नॉट अलाउड। तो ये हो गया तुम्हारे क्या, शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 2 बोलता है कि अगर आपको कोई भी ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, सो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब जैसे कि अगर आपको कोई कल्चरल टूर करना है, तो यू नीड टू हैव द प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MCQ में पूछ लेता है, खैर SPM में तो MCQ ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यू नीड टू हैव परमिशन फॉर कल्चरल टूर। अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो फॉरेन प्रिंट मीडिया में फॉर पर्पसेस, ठीक है, एक्सेप्ट प्रमोशन ऑफ टूरिज्म या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग, तो इसमें एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अगर आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट करा है प्रिंट मीडिया पर्पसेस का, एक्सेप्ट मतलब ये नहीं कंसिडर होगा इसमें।
ठीक है, मतलब आप कोई भी प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग इसका नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो आप परमिशन लोगे जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल्स या फिर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का परमिशन लगेगा। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्कॉलरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इफ रेमिटेंस इफ अमाउंट एक्सीड्स $1,00,000। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है, प्राइज मनी मिल रही है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और वो अमाउंट $1,00,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की परमिशन लगेगी, अदरवाइज आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना ना, $1,00,000 ना। रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। PNI क्लब में अगर आपको मेंबरशिप मिली है, चाहिए, उसका आपको रेमिटेंस कर रहे हो तो आपको परमिशन लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लगती है। अब आता है Schedule 3 जो कि बोलता है कि यू नीड टू हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI बिफोर यू डू सर्टेन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इसमें जो है बोला गया है दैट देयर इज़ अ लिमिट ऑन द ट्रांजैक्शन। अगर आप $250,000 तक के ट्रांजैक्शंस करते हो देन यू डू नॉट नीड एनी परमिशंस। आई एम स्पीकिंग इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, बट इन केस अगर आप इससे ऊपर जाते हो $250,000 से अगर ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो, सो इन दैट केस यू नीड टू हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर हमें 2.5 लाख तक की जो है $2.5 लाख तक की लिमिट दी गई है, दैट इफ़ यू डू ट्रांजैक्शन टिल 2,50,000 यू डू नॉट नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ परमिशन। ठीक है, प्रायर विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हो एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, तो अगर आप उससे 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको RBI की परमिशन लगेगी। नेपाल एंड भूटान में जाने का कोई परमिशन नहीं लगता है। गिफ्ट या डोनेशन, गिफ्ट या डोनेशन में यू हैव अ लिमिट ऑफ 2,50,000। रिमेंबर, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, traveling, specialized training, medical expense, checkup abroad with attendant to patient going abroad for treatment और checkup। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस है या फिर जो पेशेंट है उसके साथ अगर कोई जा रहा है जिसको अटेंडेंट बोलते हैं, तो इन दैट केस तो इनका अगर सब मिला के खर्चा जो है 2,50,000 से ऊपर जा रहा है तो यू नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंस, अब्रॉड स्टडीज़, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब आप क्या बोलोगे कि ये जो लिमिट है ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए, क्या मतलब अगर मैं फॉरेन ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्या मुझे 2.5 लाख तक की लिमिट दे दी जाएगी? फिर कोई अगर मेरा पेशेंट है उसके साथ मैं जा रहा हूँ तो क्या अलग से मुझे 2.5 लाख मिलेगा? तो यहाँ पर एक नोट दी गई है, कंबाइन यानी कि टोटल $2,50,000 का खर्चा कर सकते हो इंक्लूडिंग ऑल दिस ट्रांजैक्शंस। कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए इंडिविजुअल लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हो जैसे कि आप नेपाल या भूटान छोड़ के कोई भी कंट्री में जा रहे हो घूमने के लिए, गिफ्ट कर रहे हो, कुछ डोनेशन कर रहे हो, या फिर आप अब्रॉड जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमिग्रेशन कर रहे हो, क्लोज रिलेटिव्स है अगर आपके अब्रॉड में, आप उसका मेंटेनेंस देख रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग विद अ पेशेंट, ठीक है, आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस देख रहे हो, या फिर कोई भी ऐसे अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, या एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 2.5 लाख के ऊपर अगर गए तो यू नीड टू हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। ठीक है, पॉइंट D, G एंड H, मोर देन $2,50,000 का रेमिटेंस इज अलाउड अंडर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। DGH, एमिग्रेशन, मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस, अब्रॉड स्टडीज़। तो अगर आप मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस, अब्रॉड स्टडीज़ या इमिग्रेशन कर रहे हो तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर आपको 2,50,000 से ज़्यादा रेमिटेंस आप कर सकते हो।
कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें देखनी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। Now, a person who is resident but not permanently resident in India. अब अगर कोई पर्सन है जो कि रेसिडेंट है लेकिन वो परमानेंटली रिसाइड नहीं करेगा इंडिया में, जैसे कि सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, इसके अंदर कौन आ जाएगा? सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट का बंदा है, इंडिया आया है, रेसिडेंट है, लेकिन परमानेंटली रेसाइड नहीं करेगा, लेकिन वो फॉरेन स्टेट का हो सकता है एक्सेप्ट पाकिस्तान, पर्सनल दुश्मनी। या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑन डेप्यूटेशन टू ऑफिस और अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी और अ जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच अ फॉरेन कंपनी। इंडिया का ही सिटीजन है, ठीक है, फॉरेन कंपनी के वजह से उसको इंडिया में लाया गया, फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में थी और उसको उसके लिए ऑफिस डेजिग्नेशन, ऑफिस में उसको पोजीशन मिली है इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंट्री, तो भी वो परमानेंटली इंडिया में तो नहीं रहेगा। मीन्स PROI हु कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फिक्स्ड ड्यूरेशन और अ स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट विद अ ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 3 years। कोई भी अगर PROI है जो इंडिया आ रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए या तो कोई एक टाइम पीरियड के लिए जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या बोला है, वो रेमिटेंस कर सकता है अप टू हिज नेट सैलरी, जितनी उसकी नेट सैलरी है उतना वो रेमिटेंस कर सकता है विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है, क्योंकि उसको जो है उसके फैमिली को भी तो देना पड़ेगा, तो जितनी उसकी सैलरी है उतना वो रेमिटेंस कर सकता है, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर द पीरियड मस्ट नॉट एक्सीड 3 years, ठीक है। नेक्स्ट डोनेशंस। डोनेशन के केस में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। 1% ऑफ द फॉरेक्स अर्निंग ड्यूरिंग द 3 financial years और $50 lakh विच एवर इज लोअर, इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट RBI का अप्रूवल। इससे ज़्यादा करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप कितना डोनेशन कर सकते हो? 1% ऑफ द फॉरेक्स अर्निंग इन लास्ट 3 financial years या फिर $50 lakh विच एवर इज लोअर, आप उतना ही डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कमीशन। अगर आप कोई भी कमीशन देते हो टू एन एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। अब्रॉड एजेंट अब्रॉड का है, आपने कोई भी सेल करी रेसिडेंशियल फ्लैट्स या कमर्शियल प्लॉट इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आपको कमीशन देना पड़ेगा अब्रॉड के एजेंट को। तो आप कितना विदाउट परमिशन दे सकते हो? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर, उतना आप रेमिटेंस कर सकते हो। क्या? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। और पहले वाले में क्या था? 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग ऑफ लास्ट 3 financial years और $50 lakh विच एवर इज लोअर इन केस ऑफ डोनेशन, ठीक है। रेमिटेंस एक्सीडिंग $1 crore for any consultancy with respect to infra project और $10 lakh for other consultancy project। अगर आप कंसल्टेंसी ले रहे हो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की या अदर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, तो उस केस में लिमिट जो है $1 crore एंड $10 lakh की है, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ एन एंटिटी इन इंडिया इज रीइंबर्समेंट ऑफ अ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई भी खर्चा करा था, ठीक है, उसका आपको रीइंबर्समेंट मिल रहा है ऑफ अ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो उस केस में रेमिटेंस कैसा होगा?
तो इट विल बी 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया और $1 lakh, विच एवर इज हाइयर. तो इफ यू आर गेटिंग अ रीइम्बर्समेंट ऑफ अ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस $1 lakh और 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया, विच एवर इज हाइयर, उतना आप विदाउट परमिशन ला सकते हो. नाउ सर्टन इंपॉर्टेंट नोट्स. Schedule 1 and 2 पेमेंट अगर RFC अकाउंट से किया तो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. अगर आपने RFC अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो Schedule 1 and 2 का, तो आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए होगी. ठीक है. Schedule 2 ट्रांजैक्शन अगर आप EEFC अकाउंट से कर रहे हो तो नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNL क्लब, commission of sale of residential plot या reimbursement of a pre-incorporation expense. If you are visiting abroad, person can incur expenditure stated in Schedule 3. अगर उसने इनकर किया है जो ट्रांजैक्शन है थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, तो आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं अगर आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करा है. तो अगर लिमिट एक्सीड होती है तो पूरे अमाउंट पे अप्रूवल लगेगा. ऐसा नहीं है कि 50 लाख तक की लिमिट थी तो मैं 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे परमिशन लेता हूँ, नहीं. पूरे अमाउंट पे आपको क्या लगेगा, परमिशन लगेगा, अप्रूवल लगेगा. नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. अ पर्सन हु इज़ अ रेसिडेंट इन इंडिया मे होल्ड, ओन, ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट इन अ फॉरेन करेंसी और अ सिक्योरिटी ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी, जो कि आउटसाइड इंडिया हो सकती है. ठीक है. इफ़ दे वर एक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन, हम उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे और हम उसको कब एक्सेप्ट करेंगे, जब इंडिया में पर्सन है और उसने फॉरेन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखा है. कब एक्वायर किया, व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और इनहेरिटेड फ्रॉम द पर्सन हु वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. या तो उसने कब एक्वायर करना चाहिए वो, जब वो खुद रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, या फिर उसने इनहेरिट किया है एक ऐसे पर्सन से जो खुद क्या था, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में हम उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे. सेम एप्लीकेबल फॉर PROI. मतलब PROI के लिए भी सेम एप्लीकेबल है कि वो इंडिया में प्रॉपर्टी कब ले सकता है, जब वो PRI था या फिर उसने इनहेरिट किया है फ्रॉम एनी पर्सन हु वाज अ PRI. ठीक है. Schedule 1 बोलता है परमिजिबल करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स फॉर PRI. अगर PRI है तो 2.5 लाख की लिमिट है पर ईयर और एल्स परमिशन रिक्वायर्ड. तो कैसी परमिजिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है PRI के लिए, कि वो फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेन करेंसी रेज कर सकता है, एक्वायर कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, या फिर वो गारंटी ले सकता है बाय PRI फॉर PROI, एक्सपोर्ट कर सकता है होल्डिंग को, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट, इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ये PRI कर सकता है. Schedule 2 परमिजिबल करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस फॉर PROI. इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है शेयर्स को, डिपॉजिट्स, अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कुछ चीज़ें वो कर सकता है. Schedule 3 बात करता है प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस फॉर PROI. कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है PROI इन चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल, रियल एस्टेट बिजनेस, ट्रेडिंग इन TDR. रियल एस्टेट बिजनेस में यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है, इफ़ इट डजेंट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोमाइज, रोड ब्रिजेस, रेट्स रजिस्टर्ड विद सेबी. मतलब अगर कोई फॉरेन का बंदा डेवलपमेंट कर रहा है, टाउनशिप वगैरह, तो वो ये कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. Schedule 3 बात करता है प्रोहिबिटेड करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स फॉर PRI. नो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बाय PRI विद अ सिटीजन एज अ रेसिडेंट और एंटिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया. आप कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो अगर सी इफ़ यू आर अ PRI यू कैन नॉट डू दिस ट्रांजैक्शंस. आप कोई भी नॉर्थ कोरिया के बंदे के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. एनी ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग
any existing transactions में continue to approve by the central government. नॉर्थ कोरिया के लोगों के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. So that's all for the chapter FEMA. I hope you have understood it. If you want these notes, just message me on my Instagram. I will provide you the notes. Thank you so much everyone. I hope you like this session. Bye bye. Stay tuned.